हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA हिस्ट्री चैनल पे। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हमें स्रोतों के विषय में पढ़ना है। तो ये इतिहास का एक ओवरव्यू दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतिहास को तीन काल खंडों में बांटा गया है। पहले को प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन कालों में बांटा गया है, और जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। डेट आप देख सकते हैं लिख दी गई हैं। और उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में हम देख सकते हैं उसको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इन तीन में बांटा, दो में बांटा गया है। और उसके बाद ऐतिहासिक काल आ जाता है, जिसमें हमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व के विषय में पढ़ना होता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हमारा पहली यूनिट जो है, जो सोर्सेस के विषय में है, स्रोत। स्रोत हम पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। पहले ये एक एक नंबर वाले जो शॉर्ट आंसर आते हैं उनके लिए ये हेडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? यह वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसे प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है इतिहास से पूर्व का समय। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। इसके बाद हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। हमें यह जानना आवश्यक है कि ये सब होता क्या था। तो उसके बाद हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी प्राप्त लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यह प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय है। इस समय मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। यह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर था। इसे निम्न आधार पर बांटा गया है: हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। अर्थात इस काल में लिखित एवं पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा उन्हें पढ़ा भी जा चुका है, जैसे अशोक का हो गया। ये सब ऐतिहासिक काल में आएगा। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। आदि इतिहास को लिखते समय वह साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों स्रोतों का प्रयोग करता है। और ऐतिहासिक काल में इतिहास लिखते समय वह साक्ष्यों के साथ साथ विदेशी यात्रियों के वर्णन का भी उपयोग करता है। इतिहास को एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतिहास को आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आप सबसे पहले उसके स्रोतों पर जाएं। आप जिस भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अशोक का पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन का पढ़ रहे हैं, तो आप उसके पहले सबसे पहले उसके स्रोतों को विषय में जानकारी प्राप्त करें। इतिहास इससे रुचिकर हो जाती है, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें। तो आप हम इतिहास में आज हम पुरातात्विक स्रोतों के विषय में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। किसी देश का अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए सबसे उचित स्रोत पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। प्राचीन भारत के अध्ययन में इसका बहुत योगदान है। इसके तीन मुख्य कारण हैं: भारतीय ग्रंथों का रचनाकाल ठीक से ज्ञात नहीं है, साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी बहुत सही चित्रित प्रस्तुत करने में असफल रहा है, और तीसरा है ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपनी इच्छानुसार अनेक प्राचीन प्रकरणों को छोड़ दिया तथा नए प्रकरण जोड़ दिए, अपने हाथ से छेड़खानी की गई है। इसके लिए पुरातात्विक स्रोतों को इतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। पुरातात्विक स्रोतों में ऐसी गड़बड़ी करना बहुत कठिन है, इसलिए पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, अवशेष तथा टीले आदि प्रमुख हैं। ये स्रोत खुदाई द्वारा प्राप्त होते हैं। खुदाई दो प्रकार से होती है, ये हम आप देख लीजिएगा इसको: अनुलंब और क्षैतिज। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक ये नोट पॉइंट दिया गया है: प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त सामान व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, आर्कियोलॉजी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। फिर आज हम देख लेते हैं पुरातात्विक के अंदर पुरातात्विक स्रोतों के अंदर क्या क्या आता है। पहले अभिलेख हो गए। अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख सदैव पत्थर या धातु की चादरों पर लिखे जाते थे। इनमें हेर फेर करना संभव नहीं था, इसलिए इनको सबसे उचित स्रोत माना गया है। कुछ अभिलेखों पर तिथियां अंकित नहीं होती थी, फिर भी इन्हें उनके अक्षरों तथा बनावट के आधार पर पहचान किया जाता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं, और सबसे ज़्यादा अभिलेख भी अशोक के ही प्राप्त हुए हैं। मस्की तथा गुज्जर एमपी से प्राप्त अभिलेखों पर अशोक का नाम अंकित है। इन अभिलेखों के द्वारा राजा के शासन काल से संबंधित व्यवस्थाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। प्राप्त अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। केवल कुछ अभिलेख उत्तर पश्चिम के खरोष्ठी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य भाषाओं का भी विकास हुआ है। खरोष्ठी लिपि फारसी भाषा की भांति दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसको सबसे पहले 1837 ईस्वी में प्रिंसेप नामक विद्वान ने लिखा था। अशोक के कुछ अभिलेख अरमाइक लिपि में भी पाए गए हैं। अशोक के बाद प्राप्त अभिलेखों को दो प्रकार से पढ़ सकते हैं: सरकारी अभिलेख होते हैं और निजी अभिलेख होते हैं। सरकारी अभिलेखों के अंदर अंतर्गत राजाओं की विजयों तथा उपलब्धियों का अध्ययन होता है।
राजा राजा के राजकवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ तथा भूमि अनुदान पत्र आदि को सरकारी अभिलेख के अंतर्गत रखा गया है। भूमि अनुदान पत्र के अंतर्गत राजा का राज्य की सीमाओं का लिखित अभिलेख ताम्र पट्टियों पर प्राप्त हुए हैं। अभिलेख भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त होते हैं तथा इन स्थानों पर राजाओं के क्षेत्रों के होने की संभावना की जाती है। दूसरा होता है निजी अभिलेख। निजी अभिलेख मंदिरों में मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों को गिना जाता है। इनसे उन मंदिरों की स्थापना व साज की महत्वपूर्ण तिथियों का पता चलता है। मूर्तिकला तथा वास्तुकला के विकास को भी समझ इससे समझा जा सकता है। भाषा तथा धर्म के बारे में भी ज्ञान इससे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ अभिलेखों से तथ्यों की पुष्टि भी होती है, जैसे पतंजलि के महाभाष्य से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। कुछ विदेशों से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे भारत की संस्कृति के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे बोगज कोई पर प्राप्त अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि प्रारंभिक भारत की राजनीतिक इतिहास लिखने के लिए अभिलेख एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिए भी जो साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनकी पुष्टि अभिलेखों से ही हुई है। अगला हम देख लेते हैं अपने पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सिक्कों का भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी सिक्के प्राप्त हुए हैं उन्हें उनके द्वारा राजा के राज्य के उनके द्वारा राजा के राज्य की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। सिक्कों पर उत्कीर्णित चित्रों से सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन किया जाता है तथा सिक्कों की धातु के द्वारा राज्य की आर्थिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अगर सोने के सिक्के कोई राजा बनवा रहा है तो मतलब उसकी आर्थिक दशा अच्छी है। अगर कोई अलग तांबे के बनवा रहा है तो उसकी थोड़ी कम अच्छी मानी जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं आहत सिक्के क्या होते हैं। धातु के टुकड़े पर किसी चिन्ह विशेष से ठप्पा मारकर या पीट कर बनाए जाने वाले सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। भारत के प्रारंभिक सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं, या तो उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं होते हैं। आहत सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट का आंसर है। ये कभी कभी पूछा गया है शॉर्ट आंसर में। कुछ आगे देखते हैं हम। कुछ समय पश्चात लेख वाले सिक्के भी अस्तित्व में आए, जो इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कौशाम्बी ने आहत मुद्राओं का जो अध्ययन प्रस्तुत किया वह विशेष महत्व रखता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, जिसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख तथा तिथियां उत्कीर्ण कराने की परंपरा प्रारंभ की। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक चलवाए। शीशे के सिक्के सातवाहन शासक जो दक्षिण में थे, इन्होंने चलवाए। अब अगला हम देख लेते हैं अपने पुरातात्विक स्रोतों के अंदर स्मारक और भवन। प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उत्तर भारत के मंदिर की अलग तथा दक्षिण भारत के मंदिर की अलग अलग विशेषताएं हैं। उत्तर भारत में पाई जाने वाली कला शैली को नागर शैली तथा दक्षिण भारत में पाई जाने वाली शैली को द्राविड़ शैली तथा दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर तथा द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव मिलता है। उसे वेसर शैली कहा जाता है। तीन प्रकार की शैलियाँ हैं, एक नागर, एक द्रविड़ और एक वेसर। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, इस प्रकार स्मारकों और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। स्मारकों तथा भवनों, मंदिरों आदि से धर्म का एक विशेष अध्ययन किया जा सकता है। अगला हमारे स्रोत में आता है चित्रकला और मूर्तियाँ। प्राचीन स्रोतों में अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला से हमें तात्कालिक जीवन की झलक देखने को मिलती है। प्राप्त चित्रों से चित्रकार के मनोभावों तथा राज्य की सामाजिक स्थिति में एक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। प्राचीन काल में कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां बनाई गई, उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं तथा और मूर्तिकला के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्राचीन भारत की मूर्तिकला से जनसाधारण के जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ा। महारहों, बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अगला हम देखते हैं, उत्खनन करने से बहुत प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनके अध्ययन से प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में बहुत सहायता मिलती है। जैसे उत्खनन से पुरापाषाण युग के पत्थर, औजार, हड्डियाँ आदि, इन सबसे हम यह अध्ययन कर सकते हैं कि प्राचीन मानव हथियारों का निर्माण कैसे करता होगा, भोजन, खेती, सुरक्षा आदि का प्रयोग कैसे सीखा उसने। इन सब चीज़ों का पता हमें पुरापाषाण युगीन अवशेषों से पता चलता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के अन्य चरण पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। लोहे के अवशेष आज प्राप्त हुए हैं, जिससे हम यह कह सकते हैं कि वह चरण भारत में लौह युग के आगमन से संबंधित है। लोहे के प्रयोग से मानव को ढेरों लाभ हुए हैं। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिकतर संगत ढंग से समझ सकें, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य हमें लेखक के काल्पनिक पक्ष से अलग कर सकते हैं।
आज की वीडियो में हम सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के विषय में पढ़ा है। अगला जो हमारा इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम साहित्यिक स्रोतों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।